नहीं होगी। एक सिंगल इस चैप्टर में जो कि आपका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, वेरी गुड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में चेक करेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीक में हमारा जो है वो इसकी डेडलाइन है। सब लोग, अच्छी बात है, आप पहले जमा करवा देते हैं, इट्स गुड। ओके, इन दिस सेशन we will discuss the routing algorithm, which is section 4.5 of this book. और इसमें we understand three important algorithms are the schemes जो के जो राउटिंग और हार्डवेयर को बनाने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग एल्गोरिथम से, लेकिन इससे पहले have a question which is related to earlier topics और with this course। तो वो आप अपना कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप पूछ लें, तो फिर अब हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी कैन स्टार्ट। और किसी भी टाइम में अगर आपका कोई सवाल हो, यू कैन आस्क, इवन यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन in the group. So the topic is the routing algorithms. This is the diagram which we have gone earlier in one of the slide. इसमें हम पहले भी एक दफ़ा जो है वो go through हो चुके हैं, but that was a very simple example. Now it come under this section, and in this section the two things which are running are primarily the task of a router inside a network is to run the routing algorithms, which is primarily a control plane, and then primarily enforce that information in the form of a local forwarding table on the ports of the routing table on the router. So जो ports हैं इसकी या जहाँ लिंक आके कनेक्ट हो रहे हैं उसकी मेमोरी के अंदर जो है it primarily write this information, which is helpful for the device to pass through the packets जो कि किसी भी एक लिंक पे आ रहे हैं and it's going to other link. So the routing algorithms primarily determine the end-to-end path through the network. So these routing algorithms are designed in a way that they communicate information with other routers, and then they compute what is called a forwarding table through one algorithm, through a mechanism. उसको हम देखेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ इस राउटिंग टेबल के हिसाब से और इस पैकेट के हिसाब से देखें, सो दिस पैकेट इज डेस्टिनेशन फॉर लिंक नंबर 2। तो यहाँ से हम इस फॉरवर्डिंग टेबल की मदद से देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट लिंक 2 पे जो इंफॉर्मेशन जा रही है ये प्राइमरीली आईपी एड्रेस रेंज 2 या 3 को बिलोंग करती है। सो एनी आईपी एड्रेस which belongs to either of these two ranges, primarily destination towards the output link 2 in this scenario. इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सो एनी पैकेट, चूँकि हम नेटवर्क पैकेट की बात करें, सो इट कंटेन्स द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, and because this destination IP address is known to the router, राउटर को पता चल जाता है इसका, बिकॉज राउटर इज रनिंग 3 layers, द फिजिकल लेयर, द लिंक लेयर एंड द नेटवर्क लेयर। तो वो क्या करेगा, जो सिग्नल है, जो लॉजिक या बिट स्ट्रीम आ रही है उसको असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद उस में से आईपी एड्रेस निकालेगा और फॉरवर्डिंग टेबल की मदद से जिस रेंज में वो फॉल करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिंक जो क्यू है आउटपुट पोर्ट की, उस पर कॉपी कर देगा। इस केस में ये जो रेंज है ये 2 या 3, ये जो आईपी एड्रेस है इस 2 या 3 रेंज में फॉल करता है। सो दैट्स व्हाई ये रेड लाइन शो कर रही है, इट विल बी फॉरवर्डेड टू द लिंक नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉरवर्डिंग टेबल।
So the forwarding table task is to determine the local forwarding at this router. So it is primarily help the data plane, which is nothing but the switching of fabric, और उसके अंदर जो है वो जो इनकमिंग पैकेट है वो क्यू से आउट क्यू में डालना है, कौन सी आउट क्यू में डालना है वो यहाँ से पता चलेगा. सो दिस इज दिस स्लाइड थीम इज, अगर हम तमाम राउटर्स को देखें, दिस ओनली डेमोस्ट्रेट डिपिक्ट्स द वन राउटर इंफॉर्मेशन, बट एवरी राउटर is having the same mechanism which is running. And as you can see, इसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ा छोटा करके दिखाया है. So every router is running the algorithms and having the forwarding tables which exist on the each port. इसके बाद one way to represent the algorithms in the form of a graph, जो कि नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन करने का एक मेथड भी है. इट इज़ नॉट द ओनली मेथड टू रिप्रेजेंट ए नेटवर्क, बट इट्स ए फेमस मेथड टू रिप्रेजेंट ए नेटवर्क. के अलावा ट्री डायग्राम्स होती हैं, और ट्री डायग्राम्स के अलावा और भी कई मेथड्स होते हैं जो कि एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली. क्योंकि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कंप्यूटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई एक एब्स्ट्रैक्शन जो है वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में आती है. अगर हम थोड़ा एनोटेशंस जो है उनका सहारा लेना चाहूँगा यहाँ पे. अगरचे मैं जानता हूँ कि आप लोग ये स्टडी करके आए हैं और यू आर आल्सो लिंक टू द सेम फील्ड एंड यू नो मोर टेक्निकली, बट इन मैथमेटिकली फॉर्म एनी रिप्रेजेंटेशन जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, जो कि जी से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट कंटेन्स नंबर ऑफ नोड्स जो कि नेटवर्क की सूरत में राउटर्स कहलाएंगे, एंड इट कंटेन्स लिंक्स जो कि प्राइमरीली यहाँ ई से शो हो रहा है, सेट ऑफ लिंक्स. तो अगर आप देखें तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी simple. Mathematically, it is represented with a symbol G, which is equivalent to a two tuple. इसको primarily mathematics में two tuple कहते हैं. और these two tuples जो है, the individual tuple contain the node and the edge information. That node and edge is translated from the mathematics to the area of computer networks in a way that node is represented by the routers, or अगर मैं इसको थोड़ा रिवर्स करूँ, routers are represented with the node. So each router is now become one node of this graph, and edge is represented by a link. So each link, let's say this link, is primarily become one of the edge, जो के path है from one router to another router, and this is represented with again a two tuple जो के U और B से represent किया जाएगा. इसमें एक पर्सपेक्टिव भी है, यानी आप किस जगह पे मौजूद हैं. अगर आप खुद को यू पे एज्यूम करते हैं कि आप इस वक्त यू की बात कर रहे हैं, यू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू राइट यू, जो यू को पहले लिखना होगा और बी को फिर बाद में लिखना होगा. अगर सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि इट मेक्स नो डिफरेंस अगर हम वी को पहले लिखें या यू को पहले लिखें, लेकिन चूंकि हम इस मैथमेटिकल कंसेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर कर रहे हैं,
जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस या जो समझिए कि थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ते ताकि हम उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकें। चूँकि ये ग्राफ इस वक्त डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है, अगर हम किसी एक डिवाइस जो है उसको फोकस करेंगे देन देयर आल लिंक्स विल बिकम डायरेक्टेड। अगर हम एक सोर्स की बात करेंगे, लेट्स से u इज a source node and similarly z for example is a destination, let's say it's a b our destination, then all the routes from u become directed uh, towards z. So this way, this network will then become a directed network, and it also have a property in which one link can be used in two directions. Okay, this is also a possibility. For example, these links can be used in two directions, and it is depend on the algorithm how algorithm avoid this uh, path for two-way traffic if we are traveling from U to Z. The packet is traveling from U to Z. How to avoid these loops primarily? They are called the loops. तो थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क, और इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को मैप किया गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स के एरिया में, ताकि हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो है उनको बना सकें और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है यानी जो कोड ब्लॉक है उसको हम लिख सकें। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। Although many other areas, yeah, you submit many other topics in the computer networks can also use the same graph representation to represent different things. For example, in a P2P, which is a specific primarily network, जिसमें हम आमतौर पे क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं, लेकिन P2P में n can be represent a set of peers जो कि प्राइमरली सिस्टम्स हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो रन करेंगे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, एंड सिमिलरली द टीसीपी कनेक्शंस which become the links or the communication for these two for the different processes. So it is possible to apply the concept of a graph abstraction to different areas inside the computer communication networks. अगरचे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू जो है और डिस्कशन जो है उसको यहीं तक महदूद रखेंगे और सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन का जिक्र करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू हाइड द डिटेल्स and only take care of the information which is visible or available to the system. क्योंकि यहाँ जो कंप्यूटर या राउटर जो काम कर रहा है, ये डिवाइस जो है, दिस इज ए सिस्टम विच इज़ वर्किंग एंड प्राइमरली डूइंग द टास्क जो कि हम इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ देयर इज एनीथिंग स्टूडेंट्स हैव ए क्वेश्चन वी वांट टू डिस्कस, कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो? Okay, if there is no question, then we go towards the line number 2 in which the set of routers are mentioned. So all of the nodes which are labeled from U to Z are the part of this set of routers. And E is a set of links, and this link from U to V. So from U to V, and similarly link from U to X, and also you have another link from U to W, okay? But this link is not mentioned here, so we can see that E is not a set of complete links,
but it is a subset of links we can see from the contents of this set. Okay, so at V we can have the links which are associated with U, with X, and with W. So when we move from U to any node, it is also possible कि हम V पे पहुंचे, then there is a way back to the U as well. Okay, so with this we move to the next slide, and in this slide it primarily present a theme that each link is associated with some cost, and this cost is calculated through a number of ways depending upon the implementation. So a number of ways this cost is calculated. So the cost function, the cost of a link is calculated in a number of ways. So one way is that all the cost is set to 1. ये एक बहुत सिंपल मेथड है. जब भी किसी चीज़ को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नोड्स, यानी जैसे y है तो y के पास z है, so adjacent node is cost is 1, so everything is 1. But also sometimes it is calculated by taking the inverse relation with the bandwidth or inverse relation with the congestion. So that mean अगर हम inverse relation की बात कर रहे हैं तो जो lower value होगी that will be primarily tried first. जैसे अगर मैं U से अपना जो पैकेट है उसको भेजना चाहूँ, let's say destination is unknown but it has to go out from U, then router by default try to use the link which has the least cost. Why the least cost? Because it is inversely related to the bandwidth. So this one cost corresponds to the higher bandwidth between U and X routers. Similarly, congestion, sometimes because congestion is time dependent and also it depends on the number of the packet coming and experiencing some problems. जो एक प्रॉब्लम हम इससे पहले पढ़ के आए हैं, line of the head problem. So if there is a congestion, then the link changes its cost, and then the new costs will appear, and a new decision has to be made. Sometimes the cost of the paths need to be determined. Let's say, for example, there are a number of routers from source to destination. So then the cost of a path is divided as the sum of the costs between individual paths. इसमें थोड़ा सा अगर इसको explain कर दें by using the annotations. Let's say we are calculating the cost from U to Y. Then we can write cost from U to Y equal to cost from U to X if this path is selected, U to X, and then plus cost from X to Y. So this way, this formula can be generalized to a number of routers or number of links. So as there are many paths from U to Z, for example, so there are many paths reachable through this network. So a question arises, what is the least cost path between U and Z? So
these algorithms जो अभी हम देखेंगे, they are used to primarily determine the least cost path from one router to the other routers. So in fact, what each router do, each primarily make a view of the whole network. ये पूरे नेटवर्क का व्यू जो है ना वो बनाता है, और उस व्यू को प्राइमरली फिर राउटिंग टेबल में या फॉरवर्डिंग टेबल में कन्वर्ट कर देता है. So every router is doing it. जैसे U is doing for V, U is doing for X, U is doing for W, U is doing for Y, and U is doing for Z. Similarly, if W, we are talking about W, then W, the routing algorithms at W want to see how they can reach to the Z, Y, X, and V, and how they can reach to the U. For W, it is very easy because W is connected to almost all the routers, and it can see all the routers very well. But एक छोटी सी चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इतनी आसानी से विजिबल है. Let's see W and Z. It has a cost phi. But if we go from W to Z through this path, so this cost add up to total 3. So although directly connected, the view of W is it do not see the Z once it complete its algorithm, जो algorithm इसने complete कर लेगा, then it see the network like this, that W go to Y and then go to Z. Why? Because W cannot see Z directly. W see the Z through Y because it's least cost. इसने कहा ना least cost path. So these things will appear in next slides. मैं आपको थोड़ा पहले बता रहा हूँ इस चीज़ों के बारे में, so that उस वक्त फिर हम इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकें. So the routing algorithm is one which is running at the control part or the control plane of the router, and it finds the least cost path. So there is also the classification of algorithms in terms of global or decentralized, and similarly in the form of static or dynamic. स्टैटिक और डायनामिक को समझना ज़्यादा आसान है. स्टैटिक में आप देखिए कि जो है वो राउटर्स आर यूजुअली सेट अप इन ए ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ रेयर कि हम उन राउटर्स को प्राइमरली जो है वो रिप्लेस करते हैं. बट इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट जिसमें राउटर्स जो है वो प्राइमरली होते हैं नेटवर्क में, और नेटवर्क से जो है वो नेटवर्क में ऐड होते हैं और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होते हैं. So then the different type of algorithms are required. Similarly, in the global perspective, all routers must have the complete information, and usually the link state algorithms are used. And in a decentralized, the routers primarily know about the neighbors. This is important when it's a decentralized setup. So in this case, the distance vector algorithms are used, which exchange the distance vector matrix to the neighboring routers. इन चीज़ों को हम देखेंगे, and it depends on the network के कौन सा जो algorithm है वो उसमें priority पे run होगा. Initially अगर आप router की जो hardware specifications है वो देखें, तो आप ये देखेंगे कि the processor and the memory used to run these algorithms is not that much higher initially because of the cost, and there is the option to run only a single algorithm, for example. But
over a period of time, it is possible to run multiple algorithms with priorities. Okay. Now moving towards the individual algorithms. First, we start with the linked state algorithm. So in linked state algorithm, the famous algorithm is known as the Dexter algorithm. आप इसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. I pronounce it is as a Dexter. So जैसे वो कार्टून थे ना, डेक्स्टर लेबोरेटरी किसी जमाने में हम देखते थे. So Dexter's algorithm. So this algorithm primarily used to compute the least cost path, and then the forwarding table is made. Some notation which we use to calculate this, क्योंकि जब हम इसको समझ रहे होंगे तो उसमें, so C represents the cost. Initially it is set to infinity for those routers which are not directly connected, and also the current value of the cost of the path from source to destination. और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है ये प्राइमरी रिकैलकुलेट होगा. So PV, the small p, it represents the predecessor node along path from source to V. ये कैलकुलेशन होती जाएगी और जो जो फॉलोइंग नोड है ये कैलकुलेट होगी कि अगर हमने एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जाना है तो उसमें बहुत सारी नोड्स हैं, किस नोड पे प्राइमरी सोर्स जो है वो इंफॉर्मेशन भेजे. तो जब ग्राफ आएगा इसको मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा. सो n डैश इज ए सेट ऑफ नोड्स जो कि हर आइटरेशन के बाद अपडेट होगा. ये वो साहब है जिन्होंने ये प्रपोज किया था डेक्स्टर्स एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम का जो है वो एक यूँ समझिए कि सोडो कोड है जिसको अभी हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन. सो वी स्टार्ट विद दिस नेटवर्क. उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. So we start with this network and we are at the place U, and we want to see how this U actually sees this network. जब U पे हम खड़े हैं तो हमें ये नेटवर्क कैसा नजर आएगा. So how this algorithm primarily helps us. So we use this table and we use different steps, iterations at U. So we start with the set n dash, which is a set of routers. So we add first U को हम ऐड कर लेंगे. उसके बाद हम एक तरतीब से हर राउटर जो है, क्योंकि इसमें लेबलिंग इस तरीके से की गई है U से Z तक है, तो V, W, X, Y और Z इस तरीके से हम इसकी लेबलिंग कर लेंगे. और एक साथ साथ इसके जो इसका डिस्टेंस है वो भी लिख लेंगे कि क्या है. और इस तरीके से जो है वो हम इसको अपडेट करना शुरू करेंगे. पहली आइट्रेशन में देखें आप, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि पहली आइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि इस राउटर के साथ ये 3 राउटर कनेक्टेड हैं. अगर आप देखें कि U के साथ V कनेक्टेड है और इसका डिस्टेंस 7 है, और W कनेक्टेड है, इसका डिस्टेंस 3 है. जो कॉस्ट है उसको मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ. और U जो X जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है. तो इनको मैं X के नीचे लिख दूंगा, W के नीचे लिख दूंगा और V के नीचे लिख दूंगा. अब कैसे लिखूंगा, V से स्टार्ट करते हैं. तो इस कॉलम की बात कर रहे हैं. इस कॉलम के अंदर जो है सबसे पहले इसकी हम कॉस्ट लिखेंगे 7 लिखेंगे, और ये लिखेंगे कि ये प्राइमरीली डायरेक्टली कनेक्टेड विद U. ये U रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद U. तो इस तरीके से पहले जो स्टेप 0 है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर राउटर V. इसके बाद हम राउटर W पे चले जाएंगे. व्हेन वी आर ऑन द राउटर W, सो वी राइट द सेम इंफॉर्मेशन, 3 कॉस्ट एंड डायरेक्ट कनेक्टेड विद U. Similarly on X, so on X it is directly connected with U with a cost 5. So at step 0
The router do not know, the node U do not know about a Y and Z are also present in the net. So it marks with the infinity कि अभी मेरे पास इसकी information नहीं है. Then the next iteration will take place, and in the next iteration we have to select one node from the known nodes. इस वक्त जो known information है, after one step 0 we know about V at U, we know about router V, we know about router W, and we know about router X. थोड़ी देर के लिए खुद को U पे assume कर लेते हैं. So and the least cost is 3. So automatically this W then become the part of this n dash. जो n dash set बना है उसका ये हिस्सा बन जाएगा. So the next you compute depending on the what W can see. अब W जो सी करे यानी जब जो W देखेगा उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो होगी. हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा. ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन में जो W है वो ये देखेगा कि W के साथ जो कनेक्टेड है वो V कनेक्टेड है, और V के पार्ट में जो V की रीचेबिलिटी है वो कैलकुलेट होगी 3 plus 3 which becomes 6. So this cost is 6. If we are going from U to W, then from W to V, so this cost is 6, which is less than 7. So that's why this 7 is replaced by 6. ये स्टेप दोबारा से सुन लीजिए कि जब हम U से W पे पहुंच गए, this is the least cost between 7, 5 and 3. And at W, we again iterate the same step and we see that V is connected. And from U to V, we reach with a cost of 6, which is less than 7. 7 की क्यों बात करूं? क्योंकि 7 is already present. 7 पहले कैलकुलेट हो चुका है और उसके साथ लिखा गया था कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू. इसके बाद ये इंफॉर्मेशन 7, 6 भी अपडेट होगा, यानी ये 7 भी अपडेट होगा और ये U भी अपडेट होगा. अब U राउटर जो है इस कंप्यूटेशन के बाद U राउटर को ये पता चल गया कि जब मुझे Y पे किसी पैकेट को भेजना है तो मुझे उसको डायरेक्ट इस लिंक से नहीं भेजना जिससे वो कनेक्टेड है, बल्कि मुझे उसको W पे भेज देना. सो व्हेनेवर देयर इज द डेस्टिनेशन V, ये नीचे V लिखा हुआ है. सो